देख पा रहे होंगे अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय भौमजल का संरक्षण एक प्रकार से करता है तो भौमजल की का भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। समझिएगा, अरावली ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको नजर आ रहा है अरावली है। मैं चाहूंगा पहले इससे जुड़ा एक प्रश्न आपको दिखाऊं। एक प्राचीनतम पर्वत है, ये केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया का एक प्राचीनतम पर्वत है, ये प्री कैम्ब्रियन काल में, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। क्यों? क्योंकि ये कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो आप समझिएगा कि हिंद महासागर में जगह जगह द्वीप और देशों से जो जुड़े हुए चाइना बहुत तेजी से वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शैलेश और आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंथ में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं उसको लेकर हम आपसे चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर जो जून मंथ के इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहे हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे मैं शुरू में ही बता दूं कि आप जुड़े रहिएगा इस पूरी चर्चा के दौरान। जाहिर सी बात है जो प्लेसेस हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने इस बार रखा है, लिया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी प्लेस चाहे जिस वजह से चर्चा में हो, लेकिन उससे जुड़ा और भी उसका कोई पक्ष हो सकता है और उससे जुड़कर कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं, मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न वहां से आ सकते हैं। तो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लिए हैं आपसे इस सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए, और ऐसे भी आगे भी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगी हर मंथ में कुछ न कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। और आने वाले समय में जैसा आप जान रहे हैं कि यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो भी दिसंबर में लगा हुआ है, तो उससे पहले बहुत सारे और भी ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लेसेस को देखते रहिएगा, पूरी चर्चा को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन हर प्लेसेस में मिले, लेकिन जहां कुछ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वहां जरूर आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी होगी, सीखने के लायक भी होगी। आप खुद भी देखिएगा कि उस प्रश्न का उत्तर आपको आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो वहां आप उस संदर्भ में उस विषय पर और भी तैयारी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो फिर से स्वागत है आप सभी का। जुड़िए और लगभग जो ये करीब 1 घंटे या उसके आसपास की जो चर्चा होगी उसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए तो चलते हैं इस सफर में। जो हमारी खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, उसके संदर्भ में पहला जो प्लेस है आप देखिए अरावली। आप देख पा रहे होंगे अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के एक ने समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया गया है। आप जानते होंगे सेव अरावली करके बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन भी चला, और ये जो है अरावली के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हैं। इससे जुड़ा हम एक प्रश्न भी आपको देंगे और परखेंगे कि आप उसका उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि जैसा आप जानते हैं कि अरावली के संदर्भ में एक विवादित बात यह थी कि कहा यह गया था पहले की बात में, परिभाषा में यह कहा गया था पहले कि अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां से 100 मीटर, समुद्र तल से नहीं, अरावली के आसपास के जो क्षेत्र है वहां से 100 मीटर की ऊंचाई से अधिक अगर कोई पहाड़ी होगी तो उसी को अरावली पहाड़ी यानी पहाड़ी की श्रेणी में माना जाएगा, बाकी नहीं। चूंकि हुआ क्या कि अगर ऐसी परिभाषा को मान लिया जाए तो लगभग 90% ऐसी पहाड़ियां थी जो आसपास की भूमि से 100 मीटर से भी कम ऊंचाई थी उनकी, तो यानी 90% क्षेत्र लगभग बाहर चला जाता। और अरावली का महत्व इतना ज्यादा है कि उस पूरे क्षेत्र में चाहे आप सामाजिक सांस्कृतिक महत्व की बात करें, भौगोलिक महत्व की बात करें, जलवायु संदर्भ में उसकी बात करें, इतना इंपॉर्टेंट है वो कि इसके लिए वहां बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, आजीविका से भी जुड़ा था और अंततः इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ा। तो आप देखिए कि हाल ही में यहां आप देख रहे हैं कि चूंकि खनन बड़े पैमाने पर वहां हो रहा था, और अगर वो पहले की परिभाषा मान्य हो जाती तो आप मान लीजिए, मैंने जैसे बताया कि 90% क्षेत्र बाहर चले जाते। तो यहां आप देखिए खनन के संदर्भ में पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर जो चिंता थी अरावली की, उसी के संदर्भ में इसकी वैज्ञानिक परिभाषा और स्वतंत्र समीक्षा के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के प्रमुख कर रहे हैं। अरावली की परिभाषा को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 100 मीटर से अधिक जो मानदंड वाला था, ठीक है ना, उसी के संदर्भ में था। और यहां आप देखिए इसमें जैसा मैंने पहले बताया कि यह चेतावनी थी कि अगर उस पहले की परिभाषा यानी 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही पहाड़ी माना जाता पहले वाला, तो 90% जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो संरक्षण से बाहर हो जाती। तो अब जो नई कमेटी है उसमें आपने देखिए कि इस समिति को कानूनी, वैज्ञानिक और भौगोलिक अस्पष्टता जो थी उसको दूर करने के लिए आप यहां देखिए 31 अगस्त 2026 तक एक स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस जो हाई पावर कमेटी है इसकी जो अध्यक्षता कर रही हैं वो कंचन देवी कर रही हैं, जो कि ICFRE की महानिदेशक, और यह
महानिदेशक हैं और यह संस्था जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक पक्ष है जिसको आपने देखा। अरावली की अगर आपसे चर्चा करें, अरावली की आपसे अगर चर्चा करें तो अरावली को आप यहां देख सकते हैं। अरावली, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको नजर आ रहा है अरावली है। मैं चाहूंगा पहले इससे जुड़ा एक प्रश्न आपको दिखाऊं, पहले आप वो प्रश्न करें, और प्रश्न करें न करें, कर पाएंगे तो बड़ी खुशी की बात होगी, आप कमेंट जरूर करिएगा, और अगर उसके बाद फिर मैं व्याख्या करूं। तो अरावली आप देखिए भारत में, भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र में आप यहां से देख रहे हैं कि लगभग यहां दक्षिण में गुजरात से लेते हुए आगे इधर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक इसका देखिए विस्तार है। और ये जो है अरावली एक बहुत ही प्राचीन पर्वत है। पहले मैं चाहूंगा प्रश्न करें, यहां आप इसको देख सकते हैं, ये अरावली श्रृंखला से संदर्भित है। यहां एक प्रश्न है, चलिए आपके लिए, आप पहले इसका उत्तर दीजिए, उसके बाद फिर मैं व्याख्या करूं, आपका ज्ञान चेक किया जाए। तो देखिए प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला है कथन, आप देखिए कि यह विश्व की प्राचीनतम, ध्यान दीजिएगा, यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और दूसरा है कि इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है। अब यहां ऑप्शन आप देख रहे होंगे, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है? यहां केवल दो, पहला, दूसरा ऑप्शन केवल एक, तीसरा एक और दो दोनों सही है, और चौथा न तो एक न तो दोनों। तो आप उत्तर दे रहे होंगे जो भी हैं। अब आप समझ लीजिए, यहां आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। यहां सत्य की बात करें तो दोनों क्या है, कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। अब इसको आप आ जाइए और देख लीजिए। देखिए जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत ये एक प्राचीनतम पर्वत है। यह केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया का एक प्राचीनतम पर्वत है। यह प्री कैम्ब्रियन काल में, कैम्ब्रियन काल से भी पहले, ध्यान दीजिएगा, कैम्ब्रियन काल से भी पहले यह निर्मित हुआ। यानी इसकी जो उत्पत्ति है वो अमूमन 60 करोड़ साल पहले ही हो गई थी। तो ये लगभग आप देखिए, यानी प्री कैम्ब्रियन पर्वत है, कैम्ब्रियन काल से भी पहले का एक वलित पर्वत था, लेकिन वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में, वर्तमान में ध्यान दीजिएगा, एक वलित पर्वत था, लेकिन वलित पर्वत वर्तमान में आप इसको कहेंगे, वर्तमान में चूंकि कट पिट कर बहुत खत्म हो गया है, तो वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत, वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत, लेकिन प्राचीन काल में एक वलित पर्वत के रूप में यह था। इसकी सबसे ऊंची चोटी आप देखिए, दक्षिण में इधर देखिए, माउंट आबू हिल्स, गुरु शिखर 1722 मीटर, जो हाईएस्ट पीक है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आप देखिए कौन सा, गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। ये माउंट आबू पर है, गुरु शिखर 1722 मीटर है लगभग। और ये कहां है? माउंट आबू जो है, माउंट आबू पहाड़ियों पर जो माउंट आबू है, माउंट आबू कहां? ये राजस्थान में। अब देखिए एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो वहां ये याद रखिएगा। ये देखिए जो अरावली है, अरावली एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है खनिजों के लिए भी, खनिजों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके दक्षिण भाग में आपको धारवाड़ प्रकार की चट्टानें भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए देखिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि चर्चा ज्यादातर करंट के मुद्दों पर ही सीमित रहेगी, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा आपसे जरूर कर देंगे। तो ये, और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी जैसे गिट्टी विट्टी जो रोड और भवन निर्माण के लिए संदर्भ में है, वो भी बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रही है। तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर क्या हो गया, खनन चालू हो गया, है ना, खनन चालू हो गया। तो अब इसमें क्या हुआ कि अगर मान लीजिए इस प्रकार से अरावली पूरी तरह से नष्ट हो जाता तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। क्यों? क्योंकि ये कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो आप समझिएगा, अरावली क्या कर रहा है, जो इधर थार का जो मरुस्थल है, इसके इधर देखिए थार मरुस्थल, ये थार मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल। इसका जो विस्तार है थार का, अगर अरावली ना होता तो ये बहुत तेजी से इसका विस्तार पूरब में बहुत तेजी से होता, और उत्तर भारत का जो मैदान का एक बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, शायद वो भी जो है वो थार के रूप में, मरुस्थल के रूप में परिवर्तित होता। कृषि भूमियां इससे नष्ट हो जाएंगी निश्चित तौर पर। अगर ये खत्म हुआ, मरुस्थल का विस्तार होगा, कृषि भूमियां नष्ट हो जाएंगी। बड़े पैमाने पर यहां से जो धूल आने वाली है, अगर ये ना होता तो बड़े पैमाने पर धूल यहां से, डस्ट यहां से आती,
और प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या और ज्यादा विकराल हो जाती। यह चर्चा पूरी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी है, उसको समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। अरावली का संदर्भ आया नहीं कि प्रीलिम्स में भी प्रश्न की संभावना बनेगी, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत संभावनाएं बनेगी। तो ये एक प्रकार से दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको भी कहीं न कहीं रोकता है। अगर ये नहीं रहेगा तो और ज्यादा वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। इसके अलावा ये नदियों का जल का स्रोत भी है, इससे क्या है नदियों की निकासी भी होती है। तो अगर ये खत्म हुआ तो नदी जो है, कुछ नदियां लूनी और उससे सहायक और भी कुछ नदियां, वो भी समाप्त हो जाएंगी। जल का संकट है, भौमजल का संरक्षण एक प्रकार से करता है तो भौमजल की का भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। समझिएगा, भौमजल का भी क्या है संकट बहुत तेजी से उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा ये संस्कृतियों का विभाजक भी है, संस्कृतियों का भी विभाजक है, केवल जल विभाजक नदियों का ही नहीं, संस्कृतियों का भी विभाजक है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पारितंत्रीय दृष्टिकोण से बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियों का घर भी है, आवास भी है, तो जैव विविधता की भी बड़े पैमाने पर क्या होगी, हानि होगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये कई दृष्टियों से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो केवल पर्वत नहीं है, ये केवल पर्वत नहीं है, ये हमारा एक प्रकार से कह लीजिए पूर्वज है जिसने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ अभी भी दे रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी था उस निर्णय की समीक्षा करना जिस निर्णय की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो मेरे ख्याल से अब आप इस पर काफी कुछ अवेयर होंगे और जरूर आपको इस संदर्भ में चीजें अच्छी मिली होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने प्लेस की तरफ आते हैं। आइए देखते हैं यहां नेक्स्ट जो आपका प्लेस है उसको ध्यान से देखिएगा। यहां आप देख पा रहे हैं एक पावोना क्लावस कॉलोनी पोटैटो पैच करके है। अब आप देखिए है क्या ये संदर्भ, देखिए जो भारत में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के निकट जो है एक पावोना क्लावस नामक एक प्रजाति, किसकी, एक विशाल प्रजाति है, प्रवाल की, कोरल की प्रजाति है, ठीक है ना। उसी संदर्भ में आप देखिए इसका दस्तावेजीकरण किया गया है और ये दुनिया की सबसे बड़ी अगर आप कहें तो जीवित प्रवाल कॉलोनियों में से एक हो सकती है। अब जो प्रवाल है यानी ये किस द्वीप का, लक्षद्वीप, भारत के जो आप देखिए अरब सागर में स्थित है भारत का लक्षद्वीप, एक कोरल द्वीप का उदाहरण है। तो वहां कदमत द्वीप के पास की बात है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसे सबसे जो कॉलोनियां हैं, क्योंकि ये प्रवाल कॉलोनियों में रहते हैं तो सबसे बड़ी जीवित कॉलोनी हो सकती है, इस प्रकार का आप देखिए क्या है अनुमान लगाया जा रहा है। अब आप देखें इसमें एक प्रकार से जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं अब आपको हम इसमें दिखाएंगे कि जैसे ये जो कॉलोनी है अपनी विशिष्ट आकार है, इसका एक कॉलम टाइप का है ना, ये एक स्तंभाकार यानी वर्टिकल, इस प्रकार से आप देखिए जैसे लॉन्गिट्यूडनल एक कॉलम है इस प्रकार से, है ना, और गदा के आकार के, ठीक, एक क्लब शेप्ड या गदा के आकार की इसकी क्या है संरचना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यह लक्षद्वीप समूह में कदमत द्वीप के दक्षिण पूर्वी तटीय जल क्षेत्र में पाया जाता है। और भारत में आप देखिए लक्षद्वीप क्या है, एक प्रकार का क्या है, एटॉल द्वीप है। देखिए जब हम बात करते हैं प्रवाल की तो प्रवाल क्या होता है, प्रवाल जो मुख्यतः होते हैं, इसको आप देखिए अगर प्रवाल की बात करें हम तो प्रवाल में जो मुख्य प्रवाल होते हैं उसमें तटीय प्रवाल जिसको आप फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं, तटीय प्रवाल, फ्रिंजिंग रीफ, एक है बैरियर जिसको अवरोधक प्रवाल, इसको आप बैरियर रीफ कहते हैं, और एक होता है जिसको आप वलयाकार प्रवाल, इसी को आप क्या कहते हैं, एटॉल कहते हैं, ठीक है ना, एटॉल कहते हैं। आप देखिए वलयाकार, इसी को वलयाकार प्रवाल या इसी को आप देख रहे हैं यहां क्या कहते हैं, एटॉल के नाम से जानते हैं, एटॉल द्वीप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 3 प्रकार का। अब इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं वो मैं रखूंगा और आप इस पर जरूर उत्तर देंगे, कोशिश करिए इस पर सही उत्तर देने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न इस संदर्भ में आपको मैंने बनाया है। तो आप इसको देखिए क्या बात, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आप प्लेसेस की को भी देखिए कि क्यों चर्चा में है, क्या है, और उसके साथ साथ उससे जुड़े कुछ प्रश्न को भी अगर आप करेंगे तो आपकी तैयारी ज्यादा बेहतर हो पाएगी, ठीक है ना। तो प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में आप देखें जैसे क्या है, इस जो कथन है उस पर विचार करिए। पहला क्या है, यह मीठे जल में विकसित होता है, ध्यान दीजिएगा, मीठे जल में विकसित होते हैं। दूसरा, इन्हें समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है, समुद्री वर्षा वन की संज्ञा दी जाती है, मतलब कहा जाता है। फिर अवरोधक प्रवाल भित्तियां सर्वाधिक विस्तृत होती हैं, यानी सबसे ज्यादा लंबाई होती है इनकी। और फिर जीनोबायोटिक्स
जीनोबायोटिक्स, जीनोबायोटिक्स प्रवाल विरंजन का, कोरल ब्लीचिंग का एक महत्वपूर्ण कारण है। मतलब जीनोबायोटिक्स इज वन ऑफ द मेजर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कोरल ब्लीचिंग। अब इसमें कौन कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो जब आप चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे, पहले बता दें आपको, कोरल के लिए मीठा जल इसके लिए उपयोगी नहीं है। इसके लिए क्या है, लवणता लगभग 30 से 35 के बीच में, पीपीटी पार्ट्स पर 1000 के बीच होनी चाहिए। ठीक है ना, आई बात समझ। तो इसके लिए एक सर्टेन सैलिनिटी यानी लवणता चाहिए, मीठे जल में नहीं पनपता, पहली बात। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, पहला ये वाला। फिर समुद्री वर्षा वन, चूंकि ये सबसे प्रचुर जैव विविधता के क्षेत्र हैं, इसीलिए जैसे स्थल पर, लैंड पर, धरातल पर, जैसे स्थल पर इक्वेटोरियल जो रेन फॉरेस्ट हैं वो जैव विविधता से सबसे समृद्ध क्षेत्र हैं, वैसे आप देखिए सागर की दृष्टि से आप देखें कि सबसे समृद्ध जैव विविधता का क्षेत्र यही है, कोरल रीफ वाले, इसीलिए समुद्री वर्षा वन, सी रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ये भी सही है। अवरोधक प्रवाल भित्तियां सबसे विस्तृत हैं, जी हां। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पूरब में आप देखेंगे जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, और उसकी लंबाई लगभग 2000 से 2300 किलोमीटर, मतलब 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच में, लगभग 2300 किलोमीटर उसकी लंबाई है। दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्तियां अवरोधक प्रवाल भित्तियां ही होती हैं, ये आप दिमाग में रख लीजिए। इसका मतलब ये भी सही है। और जीनोबायोटिक्स की जब बात करते हैं, जी हां, प्रवाल विरंजन बहुत तेजी से हो रहा है, यह बहुत बड़ी एक समस्या है। प्रवाल विरंजन का वैसे सबसे प्रमुख कारण माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, क्योंकि इनके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर भी चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक मान के चलिए 21 से 25 डिग्री या मैक्सिमम 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर चाहिए। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा, टेम्परेचर ज्यादा होगा सागरी सतहों का, तो ये क्या है, तेजी से नष्ट होंगे। लेकिन उसके साथ जीनोबायोटिक्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवाल विरंजन का कारण है। और इसमें है क्या, जब जीनोबायोटिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब कि तमाम जो रासायनिक, जो केमिकल वेस्ट हैं, जो सागरों में बड़े पैमाने पर नदियों के द्वारा या डायरेक्ट डंप किए जाते हैं या नदियों के द्वारा बहकर आते हैं, तो रासायनिक पदार्थों के कारण, जो रासायनिक जो प्रदूषक हैं उनके कारण जो प्रवाल विरंजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जीनोबायोटिक्स। उसी को क्या बोलते हैं, जीनोबायोटिक्स। एक और वर्ड होता है एपिजूटिक्स, उसको कोरल प्लेग कहते हैं। जैसे प्लेग एक महामारी होती है, वैसे कोरल प्लेग जो है एक प्रकार से महामारी है जिसमें बड़े पैमाने पर कोरल्स जो है मृत हो जाते हैं। तो यहां ये एकदम सही है, यानी पहला अगर हटा दें आप तो दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा, यानी 2, 3, 4 अगर कथन है सत्य है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे तथ्य आपको, मुझे उम्मीद है कि इस संदर्भ में मिले होंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। क्लियर? तो नॉलेज के साथ साथ आप चीजों को, प्रश्न को भी करके देखने की कोशिश करिए। चलिए, ब्रिक्स इंदौर घोषणा, ब्रिक्स इंदौर उद्घोषणा, आप जानते हैं ब्रिक्स, ठीक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इस प्रकार से, ठीक। और उसके साथ साथ उसमें जब बात कर देते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और उसमें एक जुड़ जाता है जब यस, यानी साउथ अफ्रीका भी उसमें जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, ठीक है ना, इस प्रकार से आप देखिए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण, इसमें भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत इंदौर में आयोजित 16वीं जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से इंदौर घोषणा को अपनाया गया। इंदौर भारत का एमपी का एक, जान रहे हैं, शहर है, बहुत स्वच्छ शहर माना जाता है। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसान सेंट्रिक यानी फार्मर सेंट्रिक रही। यह उद्घोषणा क्या है, फार्मर सेंट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, इसमें सतत कृषि विकास के बारे में, क्योंकि लगातार जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उससे कृषि हमारी बहुत प्रभावित हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कृषि को अगर नहीं बचाएंगे तो सतत कृषि संभव नहीं होगी। सतत कृषि नहीं होगा तो एक प्रकार से जो आप मुख्य तौर पर खाद्य सुरक्षा की स्थिति में जाएंगे, और जो एसडीजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने 2030 तक निर्धारित किए हैं, विश्व ने निर्धारित किए हैं, उसको भी प्राप्त आप शायद न कर पाएं। तो इसलिए सतत कृषि पर बल इसमें दिया गया, ग्रामीणों की समृद्धि पर विशेष बल दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे कि ये इस समझौते में, उस घोषणा की महत्वपूर्ण बात रही। तो ये सारी चीजें आपको पहले से बता दिया, खाद्य सुरक्षा, पोषण, किसानों की आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश, और जलवायु लचीली, यानी जो जलवायु परिवर्तन है उससे कैसे उबर सके हमारी कृषि, उस संदर्भ में यहां विशेष चीजों को बल दिया गया। इसको आप ध्यान से समझेंगे। मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न बहुत कुछ हो सकता है उसमें। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 52वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ,
ये 52वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ वो एक शहर है फ्रांस का, एवियन लेस बेंस फ्रांस में है, वहीं आयोजित किया गया है। आइए इस शहर को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर ध्यान से तो यहां ये आपको ये शहर दिखाई दे रहा होगा, यानी स्विट्जरलैंड के बहुत करीब। यूरोप का एक मैप है ये मुख्यतः आप देखिए इधर फ्रांस है, फ्रांस के दक्षिण में इधर भूमध्य सागर, इधर आप फ्रांस के पूरब में आएंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड सीमा के बहुत निकट है। तो एवियन लेस बेंस मान लीजिए कई बार शहर और कंट्री मैच करने के लिए भी दे देते हैं, ठीक है। कई बार शहर कंट्री के किस भाग में है वो भी बहुत कठिन बनाए तो मैच करने के लिए दे सकते हैं। तो यहां एवियन लेस बेंस जो है वो फ्रांस का एक शहर है जो स्विट्जरलैंड के बहुत निकट, यानी फ्रांस के पूर्वी भाग में है, स्विट्जरलैंड के पश्चिमी भाग में और फ्रांस के पूर्वी भाग में देखिए बहुत निकट ये है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें आप देखिए इसकी जो थीम है, इसमें जो इसकी थीम है ध्यान दीजिएगा, वो नई साझेदारियों का निर्माण और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण। क्लियर है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक थीम है, फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप, ध्यान दीजिएगा, फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी के नाम से इसका एक थीम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। आप देखिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर चलते हैं। तो ये शहर आपको दिखाया ही यहां, इसमें आप देखिए जैसे G7 क्या है, वो रोटेशन है, एक जो अध्यक्षता है वो बदलती रहती है। तो 2027 में आप देखें अमेरिका को, किसको, 2027 में इसकी अध्यक्षता यूएसए को हस्तांतरित की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। भारत ने फ्रांस के एवियन लेस बेंस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो इसका प्रमुख परिणाम है, जैसे देखिए भू राजनीतिक जो संघर्ष, जो जियोपॉलिटिकल एक स्ट्रगल चल रहा है, उसके संदर्भ में, सेफ्टी के संदर्भ में G7 नेताओं ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अपने अटूट जो उनका एक समर्थन है वो उसके लिए फिर से इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं वो। आप जानते हैं G7 ठीक रूस का विरोध करता है, रूस को शामिल करने के बाद पहले संगठन रूस को शामिल बीच में किया गया था, फिर से हटा भी दिया गया। तो आप ये देखें कि इसमें यूक्रेन का समर्थन और रूस का विरोध किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीतापुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निकट आप देखिए सीतापुर है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट सीतापुर है, उसमें आप देखिए भारत के रक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में 250 मेगावाट, कितना, सीतापुर में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की। भारत देखिए सौर ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत संपन्न एक देश। भारत में लगभग वर्ष में 300 दिन तक खुली धूप रहती है, इसीलिए देखिए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और भारत नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देना ही होगा, क्योंकि जो हमारे पास परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो बहुत कम हैं। और आप देख रहे होंगे कि लगातार परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी पेट्रोलियम वगैरह पर हमारी जो निर्भरता है वो कई बार हमारे लिए बहुत चिंता का सबब बनती है। तो इसलिए सौर जितने प्रोजेक्ट हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतर होंगे। एक तो ये इको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं और भारत में इसकी उपलब्धता भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की थोड़ी जरूरत है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की एक अलग ये पहल है। और इसको आप देख रहे हैं कि रक्षा भूमि पर, किसको, ये जो रक्षा क्षेत्र के लिए जो भूमि अलॉट की गई थी उसी पर ये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जिसको BESS कहते हैं, इसके लिए जो है ये बन रहा है बड़े पैमाने पर। और इसको एक और चीज इसमें देखिए, इसमें जो सुविधा है और उसके इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे स्वामित्व के संदर्भ में परियोजना रक्षा मंत्रालय, सेना के एकीकृत मुख्यालय और डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट के मध्य प्रशासनिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व भी करती है। और इसका क्रियान्वयन और मूल्य निर्धारण आप देखें, इसे सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनी NTPC, किसने, NTPC लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ये रक्षा क्षेत्र जो है, रक्षा जो डिफेंस है उसकी भूमि पर ये तैयार किया जा रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण। व्यूफोर्ड किले की बात करते हैं। नेक्स्ट आइए, चलिए व्यूफोर्ड किला, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, दक्षिणी लेबनान में। कहां स्थित है? दक्षिणी लेबनान। आप जान रहे हैं कि इजराइल का संघर्ष चल रहा है, उधर ईरान से, उधर लेबनान से, तो सीरिया से, सब चल रहा है। तो ब्यूफोर्ड जो किला आप चित्र में देख पा रहे होंगे, स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊंचाई है, वहां से पता लगा कि बहुत सारी चीजों पर नजर रखी जा सकती है। तो यह दक्षिणी लेबनान में है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में जो स्थित एक सामरिक पर्वतीय दुर्ग है एक,
ब्यूफोर्ड जो किला है इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और यह जो किला आप देख रहे हैं नबातिएह के निकट अवस्थित है तथा लितानी नदी पर रणनीतिक निगरानी सामरिक बढ़त प्रदान करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कह लीजिए सामरिक एक स्थान है किसके लिए, इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत प्राचीन एक है, इसका जो बहुत देखिए 900 वर्ष प्राचीन एक प्रकार से ये किला है ये। और भौगोलिक लाभ आप देखिए, ऊंची पहाड़ियां हैं, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि यहां से सामरिक बढ़त एक प्रकार से इजराइल को मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। आधुनिक संघर्षों में भूमिका की बात करें तो इजरायली सेना ने 1982 में इस किले को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ से अपने नियंत्रण में लिया था और वर्ष 2000 तक इसे अपने कब्जे में रखा। बाद में 31 मई, अभी देखिए 31 मई 2026 को पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के बाद 31 मई 2026 को पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के बाद इजरायली बलों ने 26 वर्षों में पहली बार अपना यहां ध्वज फहराया है, तो उस पर कब्जा एक प्रकार से किया। यहां थोड़ी सी बात देखिए करते हैं, आइए चलते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए बात यहां आप जान रहे हैं कि यह क्षेत्र पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया वाला क्षेत्र है, वेस्ट एशिया वाला, ये हमेशा एक सेटल्ड बेल्ट की तरह है, एक बहुत जिसको कहते हैं ना विखंडन की पेटी, बहुत बिखराव की पेटी की तरह है। और इसमें जो इजराइल और फिलिस्तीन विवाद है, यह दुनिया के सबसे प्रमुख विवादों में है। आप देख रहे हैं कि इस विवाद ने धीरे धीरे पूरी तरह से पश्चिमी एशिया को एकदम पूरी तरह से एकदम आग के एक उस पर भट्टी पर या कह लीजिए ज्वालामुखी पर बैठा दिया है और धीरे धीरे विश्व की ताकतें उसमें शामिल हो रही हैं। आप देख रहे हैं अमेरिका भी ईरान के विरुद्ध आ गया है, तो ये पूरी दुनिया को प्रभावित करता है ये जो विवाद। यहां जो प्रश्न के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए भूमध्य सागर से लगे कुछ देश हैं, इधर आप देख रहे हैं कि तुर्की, फिर देखिए ध्यान से ये भूमध्य सागर है, ये मेडिटेरेनियन सी है और भूमध्य सागर से लगे हुए यहां से लोकेशनल कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूमध्य सागर से लगा देखिए तुर्की है ना, सीरिया, लेबनान, इजराइल, आप ये देख पा रहे होंगे, ये सारे देश हैं। यहां से जुड़ा मान लीजिए प्रश्न आपको ये दे दिया जाए, आप देखिए ये मान लीजिए एक प्रश्न दे दिया जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भूमध्य सागर से संबंधित या भूमध्य सागर से लगे निम्नलिखित देशों में उत्तर से दक्षिण, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर से लगे देशों में, निम्नलिखित देशों में उत्तर से दक्षिण एक सही क्रम, उत्तर से दक्षिण एक सही क्रम क्या है? तो पहला जैसे आप देखिए तुर्की, लेबनान, सीरिया और इजराइल, देखिएगा ध्यान से, तुर्की, लेबनान, सीरिया और इजराइल, क्लियर। दूसरा आप देख रहे हैं तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल, देखिएगा तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, तुर्की, लेबनान, इजराइल, मिस्र। अभी मैंने आपको मैप दिखाया, अब आप देखिए देखने के बाद कितना सही कर पाते हैं आप। तो इसमें आप देखिए उत्तर दीजिए और उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? तो आप जान रहे हैं सही उत्तर क्या होगा, ये वाला आपका जो सही उत्तर होगा, ये सही उत्तर होगा जिसमें तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल। अभी आपने जस्ट देखा, तो मैं निशान इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं और भी लोग बाद में देखेंगे तो आप उनको देख सकते हैं। तो दूसरा वाला क्या होगा, ये सही होगा। यहां आप पीछे देख सकते हैं, देखिए तुर्की, फिर सीरिया, फिर लेबनान और फिर इजराइल, ये जो क्रम है ये आता है, इसको आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान में प्राकृतिक गैस की खोज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप समूह है हमारा, लगभग 572 द्वीपों का एक समूह है। क्लियर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये जो द्वीप समूह है हमारा, यहां आप जानते हैं चूंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां टेक्टोनिक हलचल लगातार हो रही है। इंडियन प्लेट जो है इस क्षेत्र में और उसके साथ कई छोटी और भी प्लेटें हैं, लगातार प्रशांत प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है, कई सारी बड़ी छोटी प्लेटों के मध्य का एक जंक्शन है। तो ये पूरा जो एरिया आप देखिए, यहां बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम और गैस के भंडार की बात होती है। तो अंडमान में प्राकृतिक गैस की बड़े पैमाने पर क्या है, खोज हुई है। किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान अपतटीय ब्लॉक में विजयपुरम क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, विजयपुरम किसकी है? जो राजधानी हमारी, जो आप देखिए, अब उसको अंडमान निकोबार की जो पोर्ट ब्लेयर था उसको देखिए विजयपुरम कर दिया गया है। तो उस क्षेत्र में ये गैस की खोज की है और अपतटीय जो ब्लॉक है उसमें जो है एक महत्वपूर्ण ये खोज के रूप में आपको दिखाई देगा। यानी बड़े पैमाने पर यहां से तेल की प्राप्ति की संभावना, गैस की प्राप्ति की संभावना व्यक्त की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोजिला सुरंग के संदर्भ में, जोजिला सुरंग बड़ी चर्चा में है। जोजिला सुरंग बहुत बड़ी एक उपलब्धि के रूप में सरकार देख रही है इसको। क्लियर? तो जोजिला जो टनल है अभी अंतिम चरण में, देखिए सफलतापूर्वक इसका जो पूरा था वो कंप्लीट हो गया निर्माण। देखिए पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट
बहुत महत्वपूर्ण NH1 देखिए लिखा है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1। तो ये आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका पूरा हो गया। और ये हिमालय क्षेत्र में वर्ष भर कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, एक हमारा रास्ता जो है वो साफ हो गया। जोजिला सुरंग लगभग 13.14 किलोमीटर या लगभग 14 किलोमीटर लंबी जो है, सभी मौसम में उपयोग योग्य सिंगल ट्यूब का मतलब ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये सिंगल है लेकिन बाई डायरेक्शनल, आना जाना दोनों, ठीक है, सिंगल ट्यूब है लेकिन बाई डायरेक्शनल है, सड़क सुरंग है और कश्मीर घाटी को लद्दाख के कारगिल से जोड़ती। किसको? कश्मीर जो घाटी है, कश्मीर वैली जो है उसको लद्दाख के कारगिल से जोड़ती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए ये बहुत ही जोड़ती है। यहीं से पहले आप देखिए, कश्मीर घाटी से पहले यहां कारगिल, और फिर कारगिल से आगे तमाम दौलत ओल्डी बेग, अब तमाम जो देखिए वही हवाई पट्टी पहुंच के पकड़ कर वो कारगिल और ये सियाचिन जो ग्लेशियर है उधर की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें आप देखिए हिमालय में लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई है, जोजिला दर्रे के नीचे यह स्थित है। इसका निर्माण लागत लगभग 6,800 करोड़ रुपए से अधिक माना जा रहा है और इसमें लगभग 7.57 मीटर ऊंची घोड़े के नाल के आकार की 2 लेन सुरंग शामिल है। इसको आप देखेंगे। यहां एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न तो कई बन सकते हैं लेकिन एक प्रश्न जो इसमें आपको जिसका उत्तर देना है, बहुत ध्यान से आप देखें कि जोजिला पास किस श्रेणी में स्थित है। जोजिला पास किस श्रेणी में स्थित है इसको देखिए। तो क्या यह जास्कर श्रेणी में है, लद्दाख श्रेणी में है, पूर्वी काराकोरम श्रेणी में है कि पीर पंजाल श्रेणी में है? तो अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, क्या है? जास्कर श्रेणी जो है ये आपको उत्तर मिल जाएगा। जोजिला पास किसमें है? जास्कर श्रेणी। और यहां एक और चीज ध्यान से समझिएगा, कई बार महत्वपूर्ण है, जैसे ये जास्कर श्रेणी ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। जास्कर श्रेणी यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं नोट करके आपको बताऊं तो जास्कर श्रेणी, जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का, किसका? ट्रांस हिमालय का भाग है। देखिए लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, ध्यान दीजिएगा। जब ट्रांस हिमालय की बात हम लोग करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय की जब बातचीत करते हैं हम लोग, तो इसमें याद रखिएगा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो भारत में। बाकी एक जो कैलाश श्रेणी है, कैलाश रेंज, तिब्बत प्लेट्यू पर, तिब्बत जो पठार पर है, लेकिन ये भी इसी का हिस्सा है। ये सब ट्रांस हिमालय, ठीक। पीर पंजाल जो है वो आप देखिए, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब किसके? पीर पंजाल वो मिडिल हिमालय वाला जो हिस्सा है, क्लियर है। कश्मीर घाटी, ग्रेटर हिमालय, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर जो घाटी है वो ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल यानी मिडिल हिमालय, यानी पीर पंजाल जो श्रेणी वहां है जम्मू कश्मीर में, उन दोनों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। बॉन जलवायु सम्मेलन 2026, बॉन जर्मनी आप देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। तो यहां जलवायु सम्मेलन 2026 आप देखिए ये करीब 64th जो 64वां सत्र जो है ये 8 जून से 18 जून तक यहां देखिए इसमें आयोजित हुआ और ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसके दौरान आप देखें कि जैसे जो ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, लगातार जो युद्ध के कारण जो ऊर्जा कीमतों में जो वृद्धि हुई और उसके कारण जो जलवायु वित्त की भारी कमी, क्योंकि जैसे जब आप देखिए युद्ध जो हुआ और हार्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हुआ तो उसके बाद फिर पूरे दुनिया में जो ऊर्जा की किल्लत हुई, जो सप्लाई बाधित हुई क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की और पदार्थों की, उसके वजह से जो वित्त है, जलवायु वित्त है, जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा लोग खर्च अपनी ऊर्जा आवश्यकता पर करेंगे तो और सारे वित्त में कटौती होगी। तो इस वजह से जलवायु वित्त, क्लाइमेटिक जो फंड है उसमें भारी कमी आई और उसीलिए उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, ठीक, एक प्रकार से इसमें चर्चा, विचार विमर्श किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज जैसी जो चीजें हैं उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था, लेकिन दुनिया अपनी उलझनों में उलझी हुई है ना। तो वो एक बड़ी अजीब सी समस्या है। तो सब इस समय एक दूसरे से वही है ना कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, है ना।
तो ये तब चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली, वही वाली बात है। तो ये बहुत एक बड़ा खतरा है यहां। इसमें देखिए वित्त पोषण की मांग की गई और स्वास्थ्य संगठन समृद्ध देशों से वर्ष 2035 तक सार्वजनिक अनुकूलन वित्त को 3 गुना बढ़ाकर $180 प्रतिवर्ष करने का आह्वान कर रहे हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जो स्वास्थ्य आपदाएं और जल संकट से संवेदनशील जो देश हैं, समुदाय हैं, उनकी रक्षा की जा सके, उनके लिए फंड जुटाया जा सके, एक बात। इसके अलावा जीवाश्म ईंधनों से दूरी, देखिए लगातार जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम, कोल, इनसे हम दूरी बनाने की बात कर रहे थे और यहां देखिए उसी पर कहीं कहीं निर्भरता एक प्रकार से देखिए बढ़ ही रही है। तो इस प्रकार से विकसित देशों पर दबाव डालकर कोयला, तेल, गैस का उपयोग न करने के लिए स्पष्ट और चरणबद्ध तरीके से एक रोडमैप बनाना, और यह रोडमैप इसलिए जरूरी है ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर बनाए रख सकें, जो कि कई महत्वपूर्ण, जैसे पेरिस सम्मेलन पर भी इस पर जोर दिया गया था 2015 का, लेकिन अभी 2026 चल रहा है। तो जिस गति से हम लोगों को जलवायु परिवर्तन को टैकल करने के लिए आगे बढ़ना था, कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं की वजह से उस पर उतना, कहीं कोविड की समस्या आ गई, कहीं अभी ऑयल क्राइसिस की, युद्ध की समस्या आ गई, उस वजह से उतना नहीं हो पाया। इसीलिए इस दिशा में ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया गया, इसमें याद रखिएगा। एक है वेल ग्रेवयार्ड। नेक्स्ट चलिए आइए बढ़िए। वेल ग्रेवयार्ड क्या है भाई? यहां कुछ देखना एक प्रकार से एक कब्र की तरह है। वेल आप जानते हैं कि एक बहुत विशालकाय जो है मत्स्य वर्ग मछली वेल। अब ये जो खोजा गया है, देखिएगा वैज्ञानिकों ने दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में डायमेंटिना क्षेत्र, डायमेंटिना जोन में विश्व के सबसे बड़े और सबसे गहरे तथा सबसे प्राचीन ज्ञात वेल ग्रेवयार्ड का एक खोज की, एक प्रकार की कब्र की खोज की गई है बड़े पैमाने पर। कौन? ये वेल जो है वहां उनका अस्थिपंजर, उनका पूरी तरह से कंकाल देखिए जमा है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो ये वेल ग्रेवयार्ड, ये समुद्र तल का ये क्षेत्र है। मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक अनेकों वेल यहां क्या है, लगातार एकत्रित होते रहते हैं, उनके अवशेष एकत्रित होते रहते हैं, ठीक, जिससे वेल फॉल्स नामक पोषक तत्वों से समृद्ध पारितंत्र विकसित होता है। अब यहां आप देखिए कि लगातार अगर ये कंकाल जमा होगा तो एक इकोसिस्टम अब वहां एक प्रकार से घरौदा जैसा हो जाएगा। इनका कंकाल एक प्रकार से लगातार जमा हो रहा है, बहुत वेल का विशालकाय है ये जीव, और इससे एक पूरा एक कह लीजिए हैबिटेट की तरह, ये तो कंकाल जमा हो रहा है लेकिन ये पूरी तरह से एक हैबिटेट, एक आवास जमा हो रहा है, जो एक अलग सामुद्रिक पारितंत्र सी इकोसिस्टम को जन्म देगा। बहुत सारे जीव जंतु वहां इकट्ठा हो सकते हैं, उसी संदर्भ में यह बातचीत की गई है। और वेल फॉल्स क्या है? वही वेल फॉल्स का मतलब ये एक प्राकृतिक घटना देखिए जिसमें जो मृत वेल है, मृत वेल वो समुद्र की गहराई के तल में यानी डूब जाती है वहां, ठीक है ना, और इससे एक विशिष्ट, मैंने अभी बताया आपको, समझाया कि पारितंत्र का विकास होता है। अब यहां अगर आपसे एक प्रश्न की बात करें, आइए पहले देख भी लें, जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे ये डायमेंटिना ट्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंटिना ट्रेंच, डायमेंटिना ट्रेंच, ध्यान देना क्या है, डायमेंटिना ट्रेंच। दुनिया में बहुत सारे गर्त हैं, जैसे विश्व के सबसे गहरे गर्त पश्चिमी प्रशांत तट के सहारे पाए जाते हैं, लेकिन यहां डायमेंटिना ट्रेंच जो है उसकी स्थिति अवस्थिति को देखिए और इसके साथ एक प्रश्न है, उसका उत्तर देने का प्रयास भी करिए। क्या? डायमेंटिना गर्त निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए, पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। और क्या? अटलांटिक महासागर। तो अभी आपने देखा होगा, अभी हमने विस्तार से आपको बताया भी कहां स्थित है। यहां मैप में आप देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट है और यह हिंद महासागर इंडियन ओशन के दृष्टिकोण से क्या है? इंडियन ओशन का दक्षिण पूर्वी तट। क्या? इंडियन ओशन का दक्षिण पूर्वी तट, ठीक है। तो हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी, हिंद महासागर के संदर्भ में आप देखिए ये स्थित है। कई बार मैच कराने के लिए दे दिया, मैरियाना गर्त दे दिया, ठीक है, पेरू चिली ट्रेंच दे दिया, या कहीं और भी कोई गर्त उठाकर दे दिया, ठीक है ना, सुंडा गर्त दे दिया, ठीक, प्यूर्टो रिको गर्त दे दिया, अलग अलग उसको मैच कराने के लिए भी दे दिया। तो गर्तों से जुड़े प्रश्न, यहां मैं डायमेंटिना ट्रेंच की बात इसलिए कर रहा हूं कि उसी के पास ये वेल ग्रेवयार्ड पाया गया है, तो भले वो न पूछे, इनडायरेक्ट हो सकता है डायमेंटिना ट्रेंच के बारे में पूछ दे कहां स्थित है। तो केवल महासागर ही नहीं, उसमें भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए वेनेजुएला की बात करते हैं। वेनेजुएला में देखिए बहुत भीषण भूकंप आया और इतना भूकंप था, ये इतना
एक मेजर, एक इतना बड़ा इस डिस्ट्रक्शन हुआ कि आप देखिए पूरी तरह से बहुत दुनिया के देश मदद के लिए आगे आए। तो भारत सरकार कहां पीछे रहने वाली है। भारत मानवीयता के संदर्भ में या संकट की घड़ी में अपने जो दुश्मन हैं उनको भी मदद करने चली जाती है। आपने देखा होगा तुर्की का उदाहरण वहां आया था, वहां भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया था। तो वेनेजुएला में भीषण भूकंप के बाद यहां आप देखिए भारत सरकार ने आपदा राहत सामग्री बड़े पैमाने पर भेजा। तो उसमें जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था, अमिस्ताद। उसका ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वो शुरू किया था। और इसके तहत भारतीय वायुसेना के C-17 जो ग्लोब मास्टर विमान है वो बड़े पैमाने पर राहत सामग्री लेकर कहां पहुंचे, वेनेजुएला पहुंचे। अब देखिए ये तो एक घटना हो गई। अब वेनेजुएला से क्या कोई प्रश्न आ सकता है। वेनेजुएला कुछ जगह देख लीजिए, वेनेजुएला मैप में देखिए ये साउथ अमेरिका के देश हैं। टोटल क्या है, कुल 13 देश हैं। ध्यान देना, कुल 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं। इसी को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। कितने देश, कुल 13 देश। इसको आप दक्षिण अमेरिका या इसी को आप क्या है, लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। इसी को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। कुल कितने देश मैंने कहा, इसमें कुल 13 देश हैं। कुल 13 देश। कुल 13 देश है। इसी में उत्तर में देखिए वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला में ही एक माराकाइबो लेक है, बहुत महत्वपूर्ण झील है। कई बार मैच कराने के लिए पूछा जा सकता है माराकाइबो लेक। और वेनेजुएला बहुत महत्वपूर्ण है। उस संदर्भ में एक पहले प्रश्न देखिए आप, फिर उसके बारे में बातचीत करते हैं। एक प्रश्न देखिए यहां और उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए मान लीजिए प्रश्न आ जाए, विश्व में प्रमाणित कच्चे तेल भंडार के संदर्भ में, विश्व में प्रमाणित कच्चे तेल के भंडार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, एक। दूसरा, सऊदी अरब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। तीसरा, तेल निर्यातक जो देश का संगठन, जैसे ठीक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक के पास विश्व के कुल प्रमाणित तेल भंडार का लगभग 80%, कितना, लगभग 80% हिस्सा है। अब अगर इसकी बातचीत आप करेंगे तो आप देखिए एकदम सही बात है। अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे वेनेजुएला, जिसको आपने भी फिगर में देखा था, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल वाला भंडार वाला रिजर्व वाला देश है। हालांकि यहां का जो तेल है बड़ा मोटा है, यहां का तेल जो है बड़ा मोटा है ना, उसको रिफाइन करने में खर्च बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए कंपनियां उतनी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा भंडार वाला देश है, सबसे। सऊदी अरब वाला जो तेल है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, वो इतना ज्यादा अशुद्धि उसमें नहीं है जितना इसमें है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है वेनेजुएला। और जी हां, सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। और यह भी सही है कि ऑयल जो एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, वो लगभग 80% क्या है, भंडार रखते हैं। तो इस प्रकार से सत्य क्या है, सभी सत्य है। इसको आप देख सकते हैं, इसमें सभी सत्य है। चलिए, तो ये भी होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देशों के बारे में बातचीत करते हैं, कुछ और स्थानों के बारे में बातचीत करते हैं। तो चलते रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और जुड़िए खूब पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही चाव के साथ। जैसे कोई चीज आप देखते, सुनते, खाते, पीते हैं, वैसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप इसको देखिए। इनसे जुड़ी और समय समय पर मॉडिफिकेशन मैं करता रहूंगा। आप जरूर अपना कमेंट भी दीजिए। जैसे मैंने प्रश्न ऐड किया, प्रश्न कैसे हैं, लाभ हुआ कि नहीं हुआ, उससे जुड़ी और भी जो चर्चाएं हैं मैंने की। कुछ मुख्य परीक्षा से भी जुड़ी, जैसे अरावली पर विस्तार से चर्चा किया, तो उसके कभी मान लीजिए अरावली की उपयोगिता पर प्रश्न आए तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। और भी समय के साथ, क्योंकि देखिए मानव बहुत एक डायनेमिक जीव है, गतिशील है, विचारों में गतिशीलता आती है। समय के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, पढ़ने पढ़ाने का काम बड़ा मजेदार है, इनोवेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन तब जब आप इंटरेस्ट लें, जब आप हमारे इस काम को सराहें, समझें, क्योंकि उससे भी क्या होगा, एक फ्यूल हम लोगों को भी मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है। तो आप अपना कमेंट भी करें, कुछ और अगर आपकी जरूरत हो तो आप जरूर वहां भी कमेंट करें। तो बड़ी संख्या में इसको देखें, ठीक, अपने दोस्तों को भी इससे लाभान्वित करें। और जहां आपको और कुछ और आवश्यकता हो वो भी आप बताएं, तो समय के साथ हम ऐड करते रहेंगे, क्योंकि हर मंथ का एक प्रोग्राम होता है और यहां से आपको प्रश्न भी जरूर मिलेंगे। चलिए, तो मापुतो की बात करेंगे। मापुतो मोजाम्बिक। आप देखिए मोजाम्बिक,
यहां क्या है, सामरिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने प्रथम परीक्षण, ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और आईएनएस सुजात ने मोजाम्बिक के इस प्रमुख बंदरगाह का दौरा किया। अब देखिए, हिंद महासागर में ये जो मापुतो है बंदरगाह है, किसका? मोजाम्बिक का, और ये हिंद महासागर के तट पर है। इसकी लोकेशन समझना जरूरी है। पश्चिमी हिंद महासागर के तट पर यह है, अफ्रीका का पूर्वी तट है, लेकिन हिंद महासागर का पश्चिमी तट। और भारत के संदर्भ में पूरा हिंद महासागर, क्योंकि बहुत तेजी से अगर आप देखें इसको, आइए समझिए। जैसे आप देखिए, ये है मापुतो, ये देखिए अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना। ये देखिए इसका एक देश है मोजाम्बिक, जो कि इंडियन ओशन के पश्चिमी तट से लगा हुआ है। और ये देखिए मापुतो है, ये जो आप देख रहे हैं ये मोजाम्बिक जो चैनल है, ये मोजाम्बिक चैनल है। मोजाम्बिक चैनल के थ्रू ही मोजाम्बिक की गर्म जलधारा भी बहती है। क्लियर? ये भी है। मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर के इधर से मेडागास्कर धारा बहती है। दोनों जब आकर यहां मिलती हैं, मोजाम्बिक जलधारा और ये मेडागास्कर, तो यहां आप देखिए अगुल्हास की गर्म जलधारा भी बहती है। तो एक संदर्भ ये भी है। बाकी मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकली देखें तो मापुतो हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर है और भारत ने यहां दौरा किया है। तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका देशों के संबंध के संदर्भ में किसी भी स्थान का दौरा या वहां रुकना या उनसे संबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने पर धीरे धीरे हम अफ्रीका में निवेश कर रहे हैं। चाइना बहुत बड़े पैमाने पर निवेश कर चुका है, क्योंकि यहां संसाधन बहुत हैं, अभी ये विकसित देश सब बहुत ज्यादा है नहीं, तो इसलिए एक दौरा हमारा महत्वपूर्ण रहा। दूसरे, हिंद महासागर के संदर्भ में चाइना अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो भारत भी हिंद महासागर से जो भी लगे तटीय क्षेत्र हैं, चाहे एशिया के हों, अफ्रीका के हों, ठीक है, वहां अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है। तो यहां आप इसको देख सकते हैं। चलिए, दूसरा जैसे एक है प्रम्बनन मंदिर परिसर है, ये इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया, आसियान का एक देश है। और ये देखिए आप यहां मंदिर, आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में बहुत सारे मंदिर हैं, इंडोनेशिया में बहुत सारे मंदिर हैं। और इंडोनेशिया मुस्लिम बाहुल्य है, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, मुस्लिम बाहुल्य है। लेकिन वो गजब ये बात कहते हैं, वो कहते हैं हमने अपना धर्म भले बदला है लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है। यानी पुरानी जो प्राचीन चीजें हैं, धरोहर हैं, उसको संभाल के रखा है उन्होंने। यह बहुत खूबसूरत बात है। तो यहां आप देखिए, वहीं एक ऐतिहासिक जो है पेरवारा मंदिर परिसर के सांस्कृतिक जीर्णोद्धार के लिए भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और इंडोनेशियाई हेरिटेज एजेंसी ने मिलकर एक 10 वर्षीय, ठीक है ना, 2026 से 2036 तक एक परियोजना पर काम करना चालू किया है। एक प्रकार से आप देखिए वो भी अपनी धरोहर मान रहे हैं, भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों मिलजुल कर इसका संरक्षण करना चाहते हैं। ऐसे ही संबंध दुनिया को आगे ले जाते हैं और बहुत जरूरी है सह अस्तित्व के लिए। जब हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के धरोहर है, उनको अपना समझना, उनको साझा, उनकी हिफाजत करना, यह मानवता को आगे ले जाएगा। न कि तुम श्रेष्ठ कि मैं श्रेष्ठ या मैं ही श्रेष्ठ, फिर काम सही नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां आपने इसको भी देखा। आइए आगे बात करते हैं एडिनबर्ग की। एडिनबर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस, आप देखिए एडिनबर्ग यूके, यूनाइटेड किंगडम। और जब आप यूनाइटेड किंगडम कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। ध्यान देना, यूके की जब हम बात करते हैं तो मैंने इसमें क्या कहा कि इसमें ग्रेट ब्रिटेन और प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ये दोनों शामिल। ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या शामिल है? इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और जब उसमें उत्तरी आयरलैंड जोड़ दीजिए तो यूनाइटेड किंगडम बनता है ना, जिनकी संयुक्त राजधानी आप लंदन को जानते हैं। तो ये है। तो एडिनबर्ग एक शहर है, उसमें रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में शल्य चिकित्सा सर्जरी के लिए के जनक महर्षि सुश्रुत, बहुत फेमस और भारत के लिए बहुत ही गौरव वाला क्षण है। जनक महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो आप देखिए चरक संहिता, सुश्रुत, आप देखिए तमाम पुराने जो है हमारे शल्य चिकित्सा से जुड़े, जब कुछ वर्तमान ज्ञान नहीं था, पूरा प्राचीन समय में कितना विकसित हम हुआ करते थे। तो एक प्रकार से सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा भारत के लिए गौरव की बात है। सेशल्स की बात करते हैं। जून 2026 में के अंतिम सप्ताह में भारत के प्रधानमंत्री ने सेशल्स की आधिकारिक यात्रा की और द्विपक्षीय दौरे के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र, जो इंडियन ओशन जो पूरा रीजन है,
उसमें सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को गति देना। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंद महासागर में जगह जगह द्वीप और देशों से जो जुड़े हुए चाइना बहुत तेजी से वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चूंकि भारत की एक लंबी तटरेखा है ना, पहले 7516.6, वर्तमान में तो आप देखिए 11,098 किलोमीटर की लगभग हो गई, संशोधित जो है। तो इतनी लंबी तटरेखा ठीक भारत की लगी हुई है, तो इस वजह से भारत के लिए हिंद महासागर में उसकी अवस्थिति को और मजबूत करना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक तौर पर तो हमारी स्थिति मजबूत है ही, और मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं हम और तमाम, तो एक द्वीपीय देश आप देखिए सेशल्स है, सेशल्स वहां देखिए समझौता एक देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनकी जो आधिकारिक यात्रा हुई, और यहां आप देखिए ये सेशल्स, इसकी राजधानी विक्टोरिया आप यहां देख पा रहे होंगे, ये सेशल्स ठीक है, एक देश अफ्रीका का ही एक देश है, उसी का भाग, और ये देखिए यहां विक्टोरिया। तो यहां आर्थिक तौर पर और सामरिक दृष्टिकोण से जो हमारी यात्रा थी वो बहुत जरूरी थी। इसको देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली हमारी राजधानी है। जून 2026 में देश की राजधानी में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का ये केंद्र रहा, वहां आयोजन किया गया। सुषमा स्वराज भवन 13वां जो ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम आयोजित हुआ, और होटल ले मेरिडियन में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया। विज्ञान भवन में 16वें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद सम्मेलन संपन्न हुआ। तो नई दिल्ली में कई सारे आयोजन आप देख सकते हैं, यहां से इस लिस्ट से कई सारे आयोजन हुए। हमारी राजधानी है, महत्वपूर्ण जो भी कहीं से बाहर से लोग आते हैं, राष्ट्र के प्रमुख उनका दौरा होता है। राजधानी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो चलिए यहां आगे आप देखेंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में, ठीक है, टाइगर रिजर्व सिमलीपाल ओडिशा में। यह ब्लैक टाइगर, यह क्षेत्र ब्लैक टाइगर जेनेटिक जो रेस्क्यू प्रयासों के कारण चर्चा में रहा, और यहां प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले दुर्लभ जो ब्लैक टाइगर्स हैं, है ना, उनकी बहुत जरूरी, उनमें एक प्रकार से अंतः प्रजनन को रोकने और उनकी आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो सिमलीपाल का टाइगर रिजर्व ब्लैक टाइगर के दृष्टिकोण से काफी क्या रहा है, चर्चा में रहा। ये आप खबर को ध्यान में रखेंगे, ब्लैक टाइगर। देखिए स्वामी मलाई तमिलनाडु, चोल पल्लव तमाम शासन का नाम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो चोल कालीन जो पारंपरिक कांस्य ढलाई कला थी उसके लिए प्रसिद्ध यह स्थान है, और इसी स्थान पर ही महर्षि सुश्रुत की वह विशाल कांस्य प्रतिमा तैयार की गई, जिसे यूके के एडिनबर्ग भेजा गया है। अभी पीछे हम लोगों ने बात किया था कि यूके के एडिनबर्ग में जो सुश्रुत हैं, उनकी महर्षि सुश्रुत, उनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई, और उसका जो निर्माण किया गया वो यही स्वामी मलाई तमिलनाडु में, जो कि चोल कालीन पारंपरिक जो कांस्य ढलाई का एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है, यही वो मूर्ति निर्मित हुई है। कहां, स्वामी मलाई वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु में। भारत म्यांमार की सीमा की बातचीत करते हैं हम। आइए, भारत म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, उसमें आप देखिए अरुणाचल से लेकर, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, नीचे आ जाइए मिजोरम है, इनकी सीमाएं लगती हैं। कुल 1643 किलोमीटर की लंबी जो सीमा है वो हमारी लगती है। ध्यान से देखिएगा, यहां ये वाले हिस्से को आप बहुत ध्यान से देखिए। यहां देखिए ये पूरा का पूरा ये म्यांमार है, ये है म्यांमार। ये हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर नागालैंड, इधर देखिए क्रम से, चलिए पूछ भी सकता है क्रम से क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इधर मिजोरम, कुल 1643 किलोमीटर की लगभग लंबी सीमा रेखा हमारी इससे लगती है। ध्यान देने वाली बात है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से करीब उसमें भी लगभग 1610 किलोमीटर, टोटल 1643, उसमें लगभग 1610 किलोमीटर लंबी भारत जो इस पर बाड़ लगाने के लिए जो है ये बाड़ लगाया जा रहा है, और इसमें एक प्रकार से पहले से जो चले आ रहे फ्री मूवमेंट रिजीम को लेकर यह पूरा क्षेत्र खबरों में लगातार बना हुआ है। तो जो पड़ोसी देश हैं, वैसे भी आप जानते हैं पड़ोसी देशों से संबंध हमारा बहुत अच्छा नहीं है, तो हम नेपाल, भारत और बांग्लादेश वाली सीमा पर भी देखिए बाढ़ लगा रहे हैं। यहां चूंकि नॉर्थ ईस्ट का पूरा हमारा देखिए क्षेत्र एकदम पूरब वाला, अभी आपने देखा कि चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो सब लगता है वहां म्यांमार से, तो उस पर बाढ़ लगाने का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से ये चर्चा में है। यहां से जो प्रश्न आ सकता है वो क्या आ सकता है, कई बार मान लीजिए कि भारत और पड़ोसी देशों के संदर्भ में सीमाओं की लंबाई के संदर्भ में घटते या बढ़ते क्रम से देशों को पूछा जा सकता है। तो वो चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, वो हमेशा याद रखिएगा। सबसे जो बड़ी हमारी सीमा है वो
बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिएगा हमेशा। फिर उसके बाद फिर चाइना के साथ लगती है, ठीक है। फिर पाकिस्तान के साथ आप चले जाइए, वहां से लगती है। फिर आप नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर वहां लगती है। फिर म्यांमार 1643 वाली, फिर भूटान 699, और लास्ट में सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान का वखान गलियारा है ना, अफगानिस्तान का वखान गलियारा जो लगता है भारत के लेह लद्दाख क्षेत्र, जो कि वर्तमान में भी पीओके के अंतर्गत है, वैसे कब्जा है पाकिस्तान का, लेकिन वहां से लगता है सबसे छोटी सीमा। तो इस प्रकार से आप एक सीमा की कहीं बात हुई तो हो सकता है सीमा से जुड़ा कोई प्रश्न भी आ जाए, वो भी आप ध्यान में रखिए। तो विश्लेषण करना सीखिए, और एक न्यूज सीधे चर्चा में तो आ ही सकती है, उससे जुड़े और भी जो बातें हो सकती हैं उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप 2 कदम तैयारी में दूसरे से आगे रहेंगे। और अगर एसडीएम बनने का सपना पूरा करना है, अगर आपको अधिकारी बनना है, आपको अपनी किस्मत बदलनी है, तो निश्चित तौर पर प्यारे मित्रों, दोस्तों, बच्चों, जो भी आप समझिए, आप छोटे हैं, हम लोगों का अनुभव है, आपको जरूर कहेंगे कि जहां जो भी मिले, कुछ बढ़िया सेशन मिले जैसे यहां से, पूरे जोश के साथ लीजिए, औरों को भी बांटिए, बांटने से बढ़ता है कोई चीज, घटता नहीं, खासकर ज्ञान। तो इसको लीजिए, और जहां से मिलता है अपनी तैयारी को समग्र दृष्टिकोण से बेहतर बनाइए, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आज के सेशन में यहां तक की चर्चा हमारी रही, और हमने सभी दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण था उस पर काफी इंपॉर्टेंट चर्चा पर चर्चा की, कई सारे प्रश्न भी कराए। अगर आपकी डिमांड होगी तो और प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे, ठीक है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पूरा सेशन आपके लिए कैसा रहा, ठीक, और क्या और आप चाहते हैं वो भी बताएंगे, तो उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन अब जरूर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी सेशन में किसी और दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।